Good evening, students. Today I will start the chapter of biology of class 10 of ICSE board, and the name of the chapter is Structure of Chromosome, Cell Cycle and Cell Division. According to your book, the first question is what are chromosome? But before knowing what are chromosome, we must know what is cell cycle. क्योंकि अगर हम सेल साइकिल को जान लेंगे तो वी कैन इजिली नो अबाउट क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन. ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल साइकिल. ठीक है, व्हाट इज सेल साइकिल? इट इज अ genetically based, it is a genetically based series of changes. It is a genetically based series of changes that occur in a newly formed cells. जो किसमें होता है? एक न्यूली फॉर्म सेल्स में होता है. टेक्स प्लेस इन अ न्यूली फॉर्म सेल by which it duplicates its genome. सबसे पहले ये अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, उसके बाद सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट्स, यानी अदर सेलुलर जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसको ये सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है. अंडरगो ग्रोथ, इट अंडरगो, देन द सेल अंडरगो ग्रोथ एंड फाइनली divides into two डॉटर सेल, और फाइनली डिवाइड करके क्या बनाता है? दो डॉटर सेल. यानी व्हाट इज सेल साइकिल? इट इज अ जेनेटिकली बेस्ड, या जेनेटिकली हम लिख सकते हैं कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस. किसमें होता है ये सीरीज ऑफ चेंजेस? ऑकर इन अ न्यूली फॉर्म सेल्स. और इसके द्वारा वो क्या करता है? व्हाट हैपन देन? इट डुप्लीकेट इट्स जीनोम, देन सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट्स, अदर सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स को ये प्रोड्यूस करता है एंड अंडरगो ग्रोथ, शेप और साइज में ये इंक्रीज करता है न्यूली फॉर्म सेल्स, एंड फाइनली इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल. ठीक है, all the cell cycle, this whole process of cell cycle is carried by two protein. One is called kinase, K-I-N-A-S-E, and the another is called cell dependent protein kinase, that is CDKs. ठीक है, this whole cell cycle is controlled by these two protein. One is kinase and another is CDKs, that is cell dependent protein kinase. Okay, now what is the function of kinase? ये जो kinase है ये फॉस्फोराइलेट करता है. ठीक है, किसको फॉस्फोराइलेट करेगा ये काइनेस? इट फॉस्फोराइलेट, ओके, प्रोटीन. कैसे फॉस्फोराइलेट करेगा प्रोटीन को? यूजिंग एटीपी, बाय यूजिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और इससे क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट डिजेनरेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिजेनरेट. ठीक है, अब नेक्स्ट, तो यहां तक समझ आया कि सेल क्या है? ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस है जो एक न्यूली फॉर्म सेल्स में होता है.
जिसके कारण सबसे पहले सेल जीनोम को डुप्लीकेशन करता है, डीएनए को। सेकेंड, अदर सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स को सिंथेसाइज करता है। थर्ड, शेप और साइज में इंक्रीज कर रहा है, दैट इज इंक्रीज इन ग्रोथ। एंड फाइनली वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल को बनाता है। ठीक है, दैट ऑल हैपन इन सेल साइकिल, एंड दैट ऑल हैपन इन द सेल साइकिल ड्यू टू 2 प्रोटीन, एंड द प्रोटीन इज काइनेज एंड सीडीकेज, दैट इज सेल डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। Okay, now cell cycle and cell division includes 2 phases. इसमें 2 फेज है। एक इंटरफेस, जिसको हम आई फेज भी बोलते हैं, और एक एम फेज। एम फेज को क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग फेज। ठीक है, अब ये जो इंटरफेज है इसका एक नाम है प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था इसी फेज के दौरान सेल साइकिल का न्यूली फॉर्मिंग सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, इट प्रिपेयर इटसेल्फ सो दैट इट इंटर डिवाइडिंग फेज। तो डिवाइडिंग फेज में इंटर करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट वो कहां करता है? इंटरफेज में। इसको प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है, प्रिपरेटरी फेज। और क्लासिकल कंसेप्ट इसका था कि ये रेस्टिंग फेज है, जो पुराना कंसेप्ट था। बट मॉडर्न में देखा गया कि सेल सबसे ज्यादा एक्टिव इंटरफेस में होता है, और पूरे सेल साइकिल का ये 75% to 95% टाइम को कंज्यूम करता है। कौन कंज्यूम करता है? इंटरफेस। ठीक है, यहां तक समझ आया? इसका और एक नाम है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा नाम ओल्ड क्लासिकल कंसेप्ट है रेस्पिरेटरी फेज। टोटल सेल साइकिल का कितना ये करता है, कंज्यूम करता है टाइम? 75 to 95% ऑफ द टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो आई फेज है इसमें 3 स्टेज है, S1 फेज, S फेज। ठीक है, पहले लिख देते हैं जी फेज, G1 फेज, उसके बाद S फेज, और उसके बाद G2 फेज। अब ये तीनों का भी नाम है। ओके, G1 इज कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक गैप, पोस्ट माइटोटिक गैप। एस फेज का दूसरा नाम है सिंथेटिक फेज, और G2 फेज का दूसरा नाम है प्री माइटोटिक गैप, प्री माइटोटिक गैप। G1 फेज का ये पहला फेज है, लेकिन इसमें वर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं? पोस्ट, बिकॉज after the cell completing the dividing phase when it re-enter into interphase, जब वो दोबारा इंटरफेज में एंट्री करता है, अभी वो जस्ट डिवाइडिंग कंप्लीट किया है और फिर इंटरफेज में एंट्री कर रहा है, तो पहला फेज क्या है? G1 फेज। इसलिए इसका नाम पड़ गया पोस्ट माइटोटिक गैप। इसमें बेसिकली आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो एस फेज है इसी में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, या हम लोग बोल सकते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी इस एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, सो दैट जब सेल डिवाइड करेगा तो पेरेंट सेल आसानी से अपने कॉपी को डॉटर सेल को कंट्रीब्यूट कर देगा। और जो पोस्ट माइटोटिक गैप है उसके बाद G2 फेज आया, तो G2 फेज में क्या होगा? इसमें आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टिल कंटिन्यू करेगा। क्यों कंटिन्यू करेगा? क्योंकि इसी दौरान सेल इलार्ज होता है शेप एंड साइज में, सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स का डुप्लीकेशन होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के लिए जो तुम्हारा एमिनो एसिड्स चाहिए वो G1 में बन चुका है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए दैट टेक्स प्लेस। तो ये हो गया पूरा इंटरफेस। और इंटरफेस में डीएनए का रेप्लिकेशन कहां हो रहा है? एस फेज। और ये जो एम फेज है, ये एम फेज फिर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा साइटोकाइनेसिस। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा? वर्ड को तोड़ दो, कैरियन और काइनेसिस। ठीक है। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। यानी कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ सेल, है ना। अब ये जो तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस है, ये कैरियोकाइनेसिस अगर सोमाटिक सेल में होगा, सोमाटिक सेल मतलब वेजिटेटिव सेल, जैसे प्लांट में रूट, स्टेम और लीफ, तो सोमाटिक सेल में अगर कैरियोकाइनेसिस होगा तो उसको बोलेंगे माइटोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस। और अगर जर्मिनल सेल में होगा, जर्मिनल सेल का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, इफ इट ऑकर्स इन जर्मिनल सेल और रिप्रोडक्टिव सेल द कैरियोकाइनेसिस इज कॉल्ड मियोसिस। कैरियोकाइनेसिस को क्या कहा जाएगा? मियोसिस। ठीक है। अब यहां से फिर हम लोग वापस चलते हैं पहले टॉपिक में, दैट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या है। देखो हम लोग सेल में यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस जो है इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, और साथ ही साथ इसको मास्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन डीएनए। अब ये डीएनए पाया कहां जाता है? तो हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। ये जो डबल मेम्ब्रेन जहां जहां पे फ्यूज करेगा वहां पे ये ब्लैक स्टैम बना रहा है, पोर बनेगा। इस पोर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। और ये दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। कुछ बुक में मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा गया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके ग्राउंड सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? लिविंग मास को न्यूक्लियोप्लाज्म। द लिविंग मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस पोर के थ्रू, यानी न्यूक्लियर पोर के थ्रू, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक थ्रेड लाइक इंटरवीन्ड मास होता है। इस इंटरवीन्ड मास को क्या कहा जाता है? क्रोमाटिन। क्या कहा जाता है? क्रोमाटिन। ठीक है। और ये क्रोमाटिन क्या कंटेन करता है? डीएनए और प्रोटीन। ठीक है। और यहां पे एक नेकेड बॉडी होता है। इस नेकेड बॉडी को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस क्या सिंथेसाइज करता है? राइबोसोम। इसलिए न्यूक्लियोलस को कहा जाता है राइबोसोम फैक्ट्री। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। अब हम आते हैं क्रोमाटिन के ऊपर। तो क्रोमाटिन क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर अंदर एक इंटरवीन थ्रेड लाइक मास है, इसको हम क्रोमाटिन बोले हैं, है ना। अब आते हैं क्रोमाटिन के ऊपर। ये जो क्रोमाटिन है ये ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस,
अगर माइटोसिस होगा तो सोमाटिक सेल में हो रहा है, और मियोसिस होता है तो रिप्रोडक्टिव या जर्मिनल सेल में हो रहा है। ये कंडेंस्ड करता है, यानी सिकुड़ता है और कंडेंस करके रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है इसी को कहा जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, इसे कहा जाता है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर होगा। उसमें से ये जो सेंटर में है इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर, जिससे ये क्रोमोसोम का दोनों आर्म, दोनों हाथ जुड़ा हुआ है, और इन दोनों आर्म को क्या कहा जाता है? क्रोमाटिड। दोनों आर्म को क्या कहा जाता है? क्रोमाटिड। यानी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमाटिन, chromosome and chromatid? So during cell division, the chromatin condense to form chromosome, and both arm of the chromosome is called chromatid. ठीक है, अब इसके बाद ये जो तुम्हारा क्रोमाटिन है, ठीक है, या क्रोमोसोम है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है डीएनए, इसमें पाया जाता है डीएनए, अभी जस्ट पढ़ा है, और सेकंड पाया जाता है प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये जो डीएनए है ये 3.6 × 10⁹ मिलियन बेस पेयर का होता है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने कम एरिया में सेल में कन्फाइंड कैसे होता है? इसका मेन कारण है हिस्टोन प्रोटीन। अब वो कैसे होता है वो समझो। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इट इज ऑफ 5 टाइप: H1, H2A, H2B, H3 and H4. Out of this 4 histone protein. 4 histone protein means H2A, H2B, H3 and H4 combined together in pair form. That is 1, 2, 3, 4. ये हो गया H2A, ये हो गया H2B, ये हो गया H3 और ये हो गया H4। ये सभी पेयर में 2H2A, 2H2B, 2H3 और 2H4 कंबाइन टुगेदर, और ये क्या बना रहा है? एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। अब देखो क्या होगा। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें 2 एमिनो एसिड पाया जाता है। देयर आर 2 एमिनो एसिड, दैट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन। क्या पाया जा रहा है? आर्जिनिन एंड लाइसिन, एंड दिस आर्जिनिन एंड लाइसिन इज पॉजिटिव चार्ज। व्हाट आर दे? दे आर पॉजिटिव चार्ज, मींस दे आर बेसिक इन नेचर, एंड दीज आर फाउंड इन द साइड चेन ऑफ दिस हिस्टोन प्रोटीन। तो इसलिए ये दोनों एमिनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन इसके साइड चेन में पाए जाने के कारण ये चारों हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव, और डीएनए का चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। तो अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो डीएनए रैप अराउंड दिस हिस्टोन कोर। ठीक है, और इसमें जो H1 है ये जस्ट एक गेटकीपर की तरह काम करेगा, which doesn't allow other protein or anything to enter into this core। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स बना, that is called न्यूक्लियोसोम। that is called न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब हमें जानना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। देखो, ये जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो या राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये क्या कंसिस्ट कर रहा है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, विच आर एंटी पैरेलल। ये क्या है? एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब दोनों का लेंथ बराबर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो अगर ये 3 डैश होगा तो ये 5 डैश, और अगर ये 3 डैश होगा तो ये 5 डैश। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ लेकिन लेंथ बराबर। अब ये हो गया इसका पहला पॉइंट, दैट इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? पॉलीमर। तो इसका मोनोमरिक यूनिट क्या होगा? मोनोमर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं। पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और तीसरा फॉस्फेट। ये तीनों जब जुड़ जाता है तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस फिर 2 तरह का होगा, एक है प्यूरीन, दूसरा है पायरिमिडीन। प्यूरीन के अंडर में 2 नाइट्रोजनस बेस आता है, एक एडेनिन और दूसरा ग्वेनिन, GUANIN। पायरिमिडीन में 2 आएगा, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, जब बेस पेयरिंग होता है तो A T के साथ बेस पेयर करता है और G C के साथ बेस पेयर करता है। कैसे बेस पेयर करता है? A T के साथ डबल बेस पेयर, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और G C के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर जो कहा गया उसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये राइबोस शुगर है। ठीक है, राइबोस शुगर का ये स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट पोजीशन में, सेकेंड में भी HOH, OHH, H, CH2OH। ये राइबोस शुगर का है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डीऑक्सीराइबोस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकेंड पोजीशन है रिंग का, इसमें से ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होता है, और ऑक्सीजन जब यहाँ से हटता है सिर्फ H बचता है, इसलिए हो गया डीऑक्सी। क्योंकि DE जो लैटिन वर्ड इसका मतलब होता है एलिमिनेट करना, हटाना, और फॉस्फेट होगा PO4 3-। ठीक है, ये हो गया एक आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब ये डीएनए इंटरफेज के एस फेज में डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करता है टू प्रोड्यूस अ कॉपी, दैट इज कंप्लीमेंट्री कॉपी। ठीक है, अब ये कंप्लीमेंट्री कॉपी कैसे बनेगा? देखो, जैसे ये डीएनए चेन है, ठीक है, तो कभी भी पूरा डीएनए रेप्लिकेशन में भाग नहीं लेता है, क्योंकि होल डीएनए अगर पार्टिसिपेट करेगा डीएनए रेप्लिकेशन में तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल बाय एनी सेल और एनी बॉडी टू बी प्रोवाइडेड, वो उसको दे सके। इसलिए पार्ट ऑफ द डीएनए टेक पार्ट इन डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। ठीक है, ये डीएनए इनिशिएशन फैक्टर से खुला यहां से, और जैसे ये खुलेगा ये एक वाई शेपेड स्ट्रक्चर में खुलेगा। वाई शेपेड स्ट्रक्चर में खुलेगा, और इस वाई शेप्ड फॉर्म को ही कहा जाता है, या वाई शेपेड स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है रेप्लिकेशन फॉर्म। क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है,
और डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तो 2 कॉपी बनेगा, एक 3' to 5' में 5' to 3 कंप्लीमेंट्री कॉपी बनेगा दोनों, और ये दोनों फिर अलग होने के बाद डीएनए के साथ जुड़ेगा, है ना। 2 कॉपी, एक पहले से 2 था और 2 बना, यानी टोटल 2 कॉपी बन गया। तो एक हो गया ओरिजिनल पेरेंटल टाइप और एक हो गया न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप। ठीक है, और डीएनए में कभी भी जेरोक्स नहीं बनता है, कंप्लीमेंट्री कॉपी बनता है, क्योंकि ए का पेयर अप टी के साथ होता है और जी का पेयर अप सी के साथ होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर जीन। ठीक है, व्हाट आर जीन। जीन क्या है? जीन नॉर्मली हम 9 में पढ़े थे कि जीन इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच अ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर, द प्रोसेस बाय विच अ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर is transferred from one generation to another. Then what is gene? Simple definition है, it is a unit of inheritance which is carried by the gamete from the organism, which is carried by the gamete from the organism in a chromosome from one organism to another, and it express its phenotype in the young one बाय प्रोटीन सिंथेसिस। और ये नए जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है जीन? बाय प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तुम्हारा जो बुकिस है टर्म वो क्या है कि जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या अभी बताएं? 2 तरह का है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में क्या आएगा? एडेनिन और ग्वेनिन। पायरिमिडीन में क्या आएगा? साइटोसिन और थाइमिन। तो जीन क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन अ क्रोमोसोम, दैट इनकोड, जो कोड करता है particular protein, that encode particular protein which express in the form of some particular feature of the body, which express in the form of some particular फीचर, कैरेक्टर एक ही बात है, फीचर इन द बॉडी। तो जीन क्या है? ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जो कि क्रोमोसोम में पाया जाता है, जो इनकोड करता है पर्टिकुलर प्रोटीन को, और ये प्रोटीन क्या करता है? ये एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ सम पर्टिकुलर फीचर इन द बॉडी। ये हो गया तुम्हारा बुकिस डेफिनेशन। अब एक और डेफिनेशन देखो, it is a unit of inheritance in an organism। ठीक है, carried by the gamete। इसको कौन कैरी कर रहा है? carried by the gamete in a chromosome। गैमेट के द्वारा कैरी किया जा रहा है क्रोमोसोम में, from one generation to the next, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एंड इट का मतलब जीन, इट एक्सप्रेस इट्स
फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, फिनोटाइप इन द यंग वन, जो नया बच्चा जन्म ले रहा है उसमें वो अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है। फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर हम देख सकते हैं, जैसे बॉडी का शेप क्या है, बॉडी का साइज क्या है, बॉडी का कलर क्या है, दैट इज इजिली ऑब्जर्वेबल एंड दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। ठीक है, तो जीन क्या हो गया, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कैरिड बाय द गैमेट, किसमें, इन अ क्रोमोसोम, कहां से कहां, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और ये एक्सप्रेस कैसे करता है, इट्स फिनोटाइप इन द यंग वन, दैट इज कॉल्ड जीन। ठीक है, नाउ व्हाई सेल नीड टू बी प्रोड्यूस, सेल को प्रोड्यूस होने का जरूरत क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो हम लोग नया नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। Why new cells are formed। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, उसका 4 कारण है। पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्लेसमेंट, तीसरा क्या है, रिपेयर, और फोर्थ क्या है, रिप्रोड्यूस। अब समझो क्या क्या है। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मींस इंक्रीज इन शेप एंड साइज, तो शेप और साइज में वो इंक्रीज कैसे करेगा, बाय द एडिशन ऑफ द न्यू सेल, एंड सेल का एडिशन हो रहा है तब ग्रोथ हो रहा है, तब किसी ऑर्गेनिज्म के शेप और साइज में इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाई फर्स्ट इज ग्रोथ। रिप्लेसमेंट, ठीक है, हर दिन हमारे बॉडी में सेवरल आरबीसी रिप्लेस हो रहा है। कैसे रिप्लेस हो रहा है, 20 मिलियन आरबीसी, 20 मिलियन आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन एन आवर, एक घंटे में 20 मिलियन आरबीसी पर डे डिस्ट्रॉय हो रहा है, और उतना या उससे ज्यादा आरबीसी तुरंत बनता है टू रिप्लेस इट। क्यों, क्योंकि आरबीसी का एक बहुत बड़ा काम है टू कैरी ऑक्सीजन टू आवर बॉडी एज वेल एज इट कंटेन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट के कारण हुआ। रीअपियर, हमारे रिपेयर में क्या है, हमारे बॉडी में हर समय ट्रिलियन ऑफ सेल्स है, और ये ट्रिलियन ऑफ सेल्स इट अंडरगो वेयर एंड टेयर, तो हर समय रिप्लेस करना ही संभव नहीं है। व्हेन सम सेल्स आर डैमेज, न्यू सेल्स इजिली रिपेयर दैट ऑर्गन और पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रोड्यूस। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, गैमेट्स के द्वारा हो रहा है, और ये गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, बिकॉज दिस सेल कंटेन अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो दीज आर द 4 बेसिक फीचर्स, ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड रिप्रोड्यूस। दैट इज व्हाई न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एंड दैट इज व्हाई न्यू सेल्स आर नीडेड इन आवर बॉडी। ठीक है, that's all for today. The rest part of this chapter will be discussed in the next lecture. Thank you, students.